आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। खुद कि वहां पर कितना बांग्लादेशी है और केंद्र में 9 साल से भाजपाइयों की सरकार है। 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री हैं, 62 इंच के कलाई वाले 62 इंच के सीना वाले राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और 102 इंच के तोंद वाले गृह मंत्री हैं। तो उन लोग को नहीं दिख रहा है कि बांग्लादेशी है कि आसामी है कि नेपाली है कि भूटानी है? नहीं दिखता है उन लोग को। अब बगल में जो दिलीप जायसवाल बैठे हुए हैं उनको नहीं दिख रहा, आंख में मोतियाबिंद हो गया है। आखिर वो ऐसा बयान क्यों देता है? इसलिए बोल रहे हैं कि लोग किशनगंज का पूछ रहा है कि एमयू किशनगंज क्यों नहीं बना। लोग पूछ रहा है कि अभी तक जो वहां पर नेपाल से बाढ़ की समस्या है, जो हाई एंड डैम बनना था, वाजपेयी जी समझौता किए तो अभी तक क्यों नहीं बना। सबसे ज्यादा सीमांचल में पलायन है, इस पर रोकथाम पे भाजपा सरकार क्या कर रही है। लोग पूछ रहा है कि रोजगार देने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कल कारखाने क्यों नहीं खुले, फैक्ट्री क्यों नहीं खुली, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों नहीं खुली। उसी किशनगंज से शहनवाज हुसैन को लोगों ने जिताया था, तो बांग्लादेशी है क्या शहनवाज हुसैन? और दिलीप जायसवाल कहाँ के हैं, भूटान से आए हैं क्या? उनको बगल में बोलना ना चाहिए। इतना भी भाजपा का तलवा नहीं लगाए। वही किशनगंज की मुकद्दस सरजमी, वही अररिया और वही सीमांचल की सरजमी, पूर्णिया की सरजमी दिलीप जायसवाल साहब को एमएलसी बनाई और इज्जत दी। लगातार 3 बार से जीत रहे हैं। मैं वहां के प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं, देख लीजिए इनका चाल और चरित्र क्या है। वोट लेने वक्त आपके सामने ऐसे हाथ जोड़ते हैं और सलाम इतना करते हैं कि लगता है कि बस कलमा पढ़ना बाकी है, और वोट लेने वक्त पैर भी छूते हैं आपका। और देख लीजिए क्या है। और वहां पे मेडिकल कॉलेज है तो उनका रजिस्टर में पता कर लीजिए कि मेडिकल कॉलेज के रजिस्टर में तो आधार नंबर भी लिखा था, तो आधार भारत सरकार देता है, बांग्लादेश और नेपाल नहीं देता है। और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? सब झालमुड़ी बेच रहे हैं क्या? बंगाल में झालमुड़ी बहुत चलता है, तो झालमुड़ी बेच रहे हैं कि अभी मालदा आम में आम बेच रहे हैं क्या? कि कर्नाटका में जाकर चुनाव प्रचार में बिजी थे गृह मंत्री, तो मणिपुर नहीं दिखता है, आंख में मोतियाबिंद हो गया है। इनको उत्तरकाशी में नहीं दिख रहा है, वहां पर जबरदस्ती तनाव कर रहे हैं। तो बांग्लादेशी वाजपेयी जी भी यही कैप्सूल पढ़ते थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी यही कैप्सूल पढ़ते थे। अब इनका जो चट्टा बट्टा है वही सब यही कैप्सूल पढ़ रहा है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? भाई कारण यही है कि लोग सवाल कर रहे हैं ना भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज क्यों नहीं बना? दिलीप जायसवाल जी से पूछिए ना क्यों नहीं बना। मानते हैं 50 बार जब मुसलमानों के बीच जाते हैं तो टोपी भी पहनते हैं, जलसा में भी बैठ जाते हैं, मस्जिद के बुनियाद रखने में भी दिलीप जायसवाल साहब बैठे रहते हैं। उनके यहाँ जो पेशेंट आता है वो भी मुसलमान लोग नहीं दिखता है, उस जलसा के स्टेज पे नहीं दिखता है। वहां पर तो बहुत सुरजापुरी, शेरशाहबादी, कुलैया, शेखड़ा, सीमांचल की विकास की बात करते हैं। और जब उनके बगल में केंद्र मंत्री किशनगंज को उल्टा सीधा बोल रहा है, सीमांचल को उल्टा सीधा बोल रहा है, तो मुंह में दही जम गया था दिलीप जायसवाल साहब का। हाँ नहीं दिखता, उसी मिट्टी का खाते हैं तो कम से कम गाइए भी तो उसी मिट्टी का। उसी मिट्टी ने आपको इज्जत दिलाई, एमएलसी बनाई, उसी मिट्टी ने आपको पहचान दी। खगड़िया से आप आए थे, उसी सीमांचल में आए थे खगड़िया से, उस वक्त आपके क्या माली स्थिति थी लोग नहीं जानता है क्या? आपकी वित्तीय स्थिति क्या थी? आज जो आप अपना बड़ा कॉलेज है वो वही सीमांचल और वही किशनगंज की देन है। वही मरीज आते हैं तो आज उसके बाद आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज का एफिलिएशन मिला वहां के मरीज के चलते। आप क्या दिखाना चाहते हैं? और नीतीश सरकार से, जब नीतीश सरकार के साथ थे तो नीतीश जी बांग्लादेशी को घुसा रहे थे और रक्षा मंत्री बांग्लादेशी को घुसा रहे थे। अभी तो कल परसों शेख हसीना भेजी आम मोदी जी को, तो बांग्लादेश का आम नहीं था, लीची हो गया था इंडिया में आके। हाँ अभी मोदी जी जाते हैं बांग्लादेश, वहां पर जाकर बांग्लादेश में पूरा वहां पर जाकर शेख हसीना से पूरा मीटिंग होती है बॉर्डर में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अपमान, इस सीमा सुरक्षा बल का अपमान है, कि देश के गृह मंत्री का अपमान है, देश के रक्षा मंत्री का अपमान है। भाजपा अपने सरकार का, अपने मंत्रियों का अपमान कर रही है। अब मुझे उससे ज्यादा अफसोस आ रहा है कि दिलीप जायसवाल साहब, उसी मिट्टी ने इज्जत दी, उनको पहचान दी। कल तक 1992 और 95 में अपनी स्थिति देख ले वो क्या थे। किशनगंज की आवाम सब जानती है उनकी स्थिति क्या थी। कि तस्लीमुद्दीन साहब का हाथ पकड़ के, दूसरे लोगों का हाथ पकड़ के आज एमएलसी बना दिया, तो सब भूल जाइएगा। अरे मीर जाफर और मीर सादिक मत बनिए, अपनी मिट्टी को याद रखिए, उसी मिट्टी ने आपको इज्जत दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जब 2025 में सरकार बनेगी तो योगी मॉडल लाया जाएगा। भाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 2025 में रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे ये भी मुझे नहीं लगता है, पता नहीं कहाँ रहेंगे। राजनीतिक शुरुआत जनता दल से, सीएम को उम्मीदवार, अरे भाई कौन, सुनिए, राजनीतिक शुरुआत जनता दल से, चमचागिरी करके पिता की जगह पर पिता का पैरवी था, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल में, फिर उसके बाद नीतीश जी आए तो नीतीश चालीसा पढ़ने लगे, फिर मांझी चालीसा पढ़ने लगे, अब भाजपा चालीसा पढ़ने लगे, कल पता चला माले चालीसा पढ़ने लगेंगे। इन लोग किधर भी जा सकते हैं वोट के लिए, ये सब किधर भी जा सकता है सत्ता के लिए। बतलाइए कोई आइडियोलॉजी है? एक आदमी अपने जीवन में 5 पार्टी बदल चुका है,
तो क्या बोलेगा? उनके पिताजी को 2014 में मोदी जी को गाड़ देंगे, मार देंगे, लाठी से मारेंगे, सिर फोड़ेंगे, नहीं बोला था शक्ति चौधरी जी ने? वो वीडियो भेज दे क्या सकते सम्राट चौधरी साहब को? हाँ, योगी मॉडल, योगी 24 के बाद रहेंगे कि नहीं, उनका गारंटी नहीं है। ये पड़ोसी का क्या? बिहार में कौन 17 साल मलाई खाया है? यही सुशील मोदी मलाई खाए, यही सम्राट चौधरी मलाई खाए हैं, यही क्या भाजपाई नंद किशोर यादव मलाई खाए हैं। क्या लगता है सर, पीएम पद के लिए उम्मीदवार के लिए खड़े हुए सीएम नीतीश जी, तो क्या आपको लगता है कि वो पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे? भाई ये तो देश की जनता तय करेगी पीएम बनेंगे कि ना बनेंगे। मेरा कहना है कि नीतीश जी कितना दिन इस गठबंधन में रहेंगे, इसी पे सवाल बहुत बड़ा है। क्या लग रहा है कि बिहार वो ठीक से चला पा रहे हैं? नहीं, नीतीश जी में एक सलाहियत थी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, नीतीश जी स्ट्रिक्ट थे, लालू जी से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर संभालते थे। लेकिन फिर से जब से तेजस्वी यादव आ गए हैं, फिर से लॉ एंड ऑर्डर, डकैती, लूट आम हो गया बिहार में। और आज खुद सीएम के सुरक्षा में आज सेंध पड़ा है, आज खुद हुआ है, पुल गिर रहा है, अफसर पर कार्रवाई नहीं होता, चुप हो जाते हैं। और उस अफसर पे पड़ते अमृत साहब, जो इतना दिन से इनके जो नवरत्न में पड़ते अमृत साहब है, हम तो उनसे अनुरोध करते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो भी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी क्या उसको ब्लैकलिस्टेड करे और बिहार में दूसरा कोई काम नहीं दे। ये पड़ते अमृत साहब से मेरा अनुरोध है। आप बीजेपी पे इतना हमला कर रहे हैं, कहा जाता है कि एमआईएम बीजेपी के इशारे पे चलती है। हम 1958 में पैदा हुए, बीजेपी 1984 में पैदा हुई, तो मेरे इशारा पे कैसे चल दे? हम बीजेपी के इशारे पे कैसे चल देंगे? बीजेपी कल पैदा हुई, हम 1958 में पैदा हुए थे। हम मेरी पार्टी 2 मार्च 1958 को बनी थी, अब बीजेपी 1984 में बनी थी, तो कैसे इशारा पे चल देंगे? अब यूपीए 1 यूपीए 2 में हम जो सोनिया जी और मनमोहन सिंह साहब के बगल में बैठते थे, हम क्या थे तब किसके इशारा पे चल रहे थे? और 17 साल नीतीश जी जो बीजेपी के पलना में दूध पिए बड़ा हुए, वो किसके इशारा पे चल रहे थे? लालू जी 1990 में 33 एमएलए भाजपा के समर्थन से सरकार बनाए थे, वो किसके चीफ मिनिस्टर बने थे, वो किसके इशारा पे चल रहे थे? इस बार 24 में पीएम कौन होंगे? फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर नीतीश कुमार? भाई नीतीश जी बनेंगे ये नहीं जानते, नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे ये तय। इतना 140 करोड़ जनता में कोई बन सकता है क्या? देश में काबिलियत की कमी है क्या? भारत के लोग नासा में जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, एक से एक चीज कर रहे हैं। क्या भारतीय राहुल गांधी बन सकते हैं? राहुल गांधी के बारे में मैं नहीं बोल सकता, अभी तो संसदीय लोकसभा सदस्य नहीं बन सकते, तो प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। तो पहले लोकसभा में कौन ऐसे हैं जो पीएम के उम्मीदवार रहेंगे? मेरे नजर में तो मैं चाहता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बन जाए, उनसे लायक, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उनसे ज्यादा बेबाक, उनसे ज्यादा बुलंद, उनसे ज्यादा डिग्री वाला, खूबसूरत, स्मार्ट, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू हर मामले में देश की वकालत करने वाला, तालीम में, शिक्षा में कोई नहीं। हम तो चाहते हैं बैरिस्टर साहब बन जाए। तो क्या इस बार लग रहा है कि 2024 में नहीं? भाई हम लोग ने, हमारा स्टैंड क्लियर है, हम पीएम और सीएम बनने के लिए नहीं है एमआईएम, इसलिए हम इस रेसी में नहीं है। लेकिन एक कार्यकर्ता की हैसियत से मेरी तमन्ना है, लगे कि मेरा नेता जो 10 मिनट पार्लियामेंट में, 5 मिनट पार्लियामेंट में बोलता है तो लोग सुनने के बेबाक रहता है। चाहे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय का लोग बोलता है, इससे बड़ा बेबाक लीडर हिंदुस्तान ने नहीं दिया। आखिरी एक सवाल और, क्या 2024 में अगर ओवैसी साहब पीएम बनते हैं तो क्या देश को चला लेंगे? ओवैसी साहब से अच्छा कोई नहीं चला पाएगा। जाकर तेलंगाना मॉडल देख लीजिए, हैदराबाद देख लीजिए, दारुसलाम देख लीजिए, माथा पे टीका हो, सिर पे तिलक हो, टीका हो, टोपी हो, पगड़ी हो, क्रॉस हो, और जो किसी धर्म को माने या नहीं माने उसका भी दारुसलाम में इस्तकबाल है। यही हमारी पहचान है, इसीलिए हम आज तक कामयाब हुए। 1984 से ले आज तक कोई नहीं हरा पाया, यही हमारी पहचान है। जाकर अकबर साहब की खिदमत देखिए, 18,000 से ऊपर बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हैं। जाके ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी स्कूल, ओवैसी कोचिंग, ये सब एक मॉडल है, एक देश के सामने एक चीज है। मीडिया सिर्फ एक पक्ष दिखाती है, मीडिया ये भी तो दिखाए कि हिंदुस्तान में कोई माई कलाल, कोई एमएलए से 18,000 बच्चे को फ्री में पढ़ा दे, ये बतला दे कि 10 रुपए में हॉस्पिटल में किसी का इलाज हो जाए, कोई बतला दे कोचिंग करा दे अपने जाती खर्च से, कोई बतला दे कि लाखों रुपया कोरोना में कम से कम 12 से 15 करोड़ रुपया अकबर ओवैसी साहब ने अपने निजी अपने उससे खर्च किया, कोरोना में तकसीम किया, लोगों को अनाज बांटा। बतला दे कोई एमएलए दूसरा। एमआईएम का हर कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी, बैरिस्टर साहब खुद फ्रंट लाइन वर्कर बने हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे, दवा पहुंचा रहे थे। ऐसा कोई बेबाक की आदत बतला दीजिए हिंदुस्तान में। सब कहां थे? नीतीश जी कहां थे? तेजस्वी यादव तो अदृश्य थे, नीतीश जी तो घर से निकले ही नहीं थे 3-4 महीना। तो क्या लगता है सर कि एआईएमआईएम 2025 में 243 सीट पर चुनाव, तो इसका फैसला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर साहब, क्या कहना है? मतलब अगर चुनाव लड़ती है तो बेशक मेरी पार्टी 38 जिला में है, 40 लोकसभा में है, 243 विधानसभा। ऐसा कोई विधानसभा नहीं है बिहार में जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब, अकबर साहब का जानने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है, उनका वोटर नहीं है।
हर लोग की तमन्ना रहती है। पिछले बार हम लोग सिर्फ 18 सीट पे लड़े थे, लेकिन 243 सीट से हमारे पास एप्लीकेशन आया था कि अब चुनाव लड़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में जो अख्तरुल इमान साहब ने जो विधानसभा में जो किरदार दिखाया, उर्दू टीटी का मामला अख्तरुल इमान साहब, मदरसा अजीजिया जल गया अख्तरुल इमान साहब, सीमांचल की बाढ़ की समस्या अख्तरुल इमान साहब, एएमयू किशनगंज अख्तरुल इमान साहब, एम्स सीमांचल को मिले अख्तरुल इमान साहब, एसएसबी अगर किसी को मार दिया अख्तरुल इमान साहब। हर मुद्दे पर अख्तरुल इमान साहब बोले। और देश में पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का देखा, अकबर साहब की खिदमत देखा, तो लोग जान जाए कि ट्रिपल ए की जोड़ी एक शानदार काम कर रही है। बेशक इनको मौका देगी आगे अल्लाह ने चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दिलीप जायसवाल जी के बगल में केंद्रीय राज्य मंत्री ने जो ये बयान दिया है, इनसे आप कहां तक संतुष्ट हैं? मतलब अफसोस होता है कि दिलीप जायसवाल साहब उसी मिट्टी का खाते हैं और उसका गाना भी नहीं जानते हैं, तो अफसोस होता है। इससे पता चलता है कि सीमांचल से उनकी कितनी दूरियां हैं। आखिर खगड़िया से आके सीमांचल में किशनगंज में इज्जत दिया। खगड़िया में तो एमएलसी नहीं बने थे, खगड़िया में तो कॉलेज के डायरेक्टर नहीं बने थे। इसी किशनगंज की मिट्टी, इसी सीमांचल की सरजमीन ने उनको इज्जत दी। अरे उस मिट्टी का तो वफादार बनिए। आपको जो इज्जत मिली, जो अमित शाह आपके यहाँ है, वही किशनगंज में है। खगड़िया वाले आपके झोपड़ी में नहीं गए हैं। और अमित शाह साहब आए या दूसरा लोग आता है जो शहनवाज हुसैन साहब को काहे बुलाते हैं? हाँ, इतना दिक्कत। और प्रधानमंत्री को बोलिए कि बांग्लादेश नहीं जाएं। आप इस बयान पे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जो मिट्टी का खाइए उस मिट्टी का गाइए भी। मानते हैं कि मानते हैं कि वहां पे पत्रकार जो थे उनको भी सवाल करना था। जो वहां पे पत्रकार थे कि दिलीप जायसवाल साहब को जो इज्जत मिली उसी किशनगंज से मिली, उसी किशनगंज से लोकसभा लड़े। और ये इंशाल्लाह आने वाली आखिरी बार तक जब तक रहिएगा तभी लोकसभा नहीं जीतिएगा। इसी दोहरा नीति से, इसी दोहरा चरित्र के चलते किशनगंज की आवाम ने आपको लोकसभा नहीं जिताया। इसी दोगली नीति के चलते किशनगंज की आवाम ने आपको नहीं लोकसभा भेजा, क्योंकि आप जिसका खाते हैं उसका गाते भी नहीं है। वहां पे कृषि मंत्री बैठे हुए थे, गृह राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री बैठे थे। आपको इतना शर्म नहीं आया कि किशनगंज के बारे में बोल रहे हैं, आपके बीएसएफ के बारे में बोल रहे हैं, आपके एसएसबी के बारे में बोल रहे हैं। डीएम से सुबह शाम आप मिलते हैं, एसपी से सुबह शाम आप मिलते हैं, मंत्री लोग स्टेट सरकार का जाता है, राज्यपाल बिहार के जो सिक्किम में थे वो आपके घर में जाता है, उनको नहीं बतला सकते कौन बांग्लादेशी है? चलेंगे मेरे साथ दिलीप जायसवाल? केंद्र मंत्री तो चलिए अनपढ़ है, प्रधानमंत्री के रास्ते में है, तो दिलीप जायसवाल साहब को नहीं दिखा क्या कि उसी मिट्टी से, उसी वही केंद्र मंत्री, आईएएस आईपीएस कमिश्नर सब उनके कॉलेज में आता है, तो नहीं बोल रहे कौन बांग्लादेशी था? नाम बताएं कि जो बांग्लादेशी बहुत अच्छा है। बांग्लादेशी कोई जीजा और मौसा है क्या जो बहुत याद आता है भाजपाइयों को? हाँ, कोई जीजा मौसा है क्या बांग्लादेशी जो बहुत याद आता है? प्रधानमंत्री तो कल ही आम खाए हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भेजा हुआ। दिलीप जायसवाल जी ने इस पे कोई बयान भाई वही अफसोस होता है कि वहां पत्रकार जो बैठे थे, इतना भी नतमस्तक अपने आप को मत कीजिए। आप भी जो पत्रकार वहां थे वो भी किशनगंज के थे, और जो लोग बैठा था, आप तो दिलीप जी बोलते कि नहीं ऐसी बात गलत है, तो गृह मंत्री क्या कर रहा है? अभी तो आपके घर में गृह मंत्री 25 घंटा रह के गए हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं गृह मंत्री को बतलाया बांग्लादेशी? क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार साथ थी इसलिए नहीं मुंह से बोली निकला। तो क्या ये सही बात है क्या बांग्लादेशी वहां पे? अरे भाई, तो बीएसएफ क्या कर रहा है वहां पे जो बीएसएफ है, एसएसबी है, तो क्या कर रहा है? सब दिलीप जायसवाल और केंद्र मंत्री के रिमोट पे चल रहा है क्या? बीएसएफ सोया हुआ रहता है क्या वहां? एसएसबी सोया हुआ है क्या? और अभी अमित शाह आए थे, उनके किशनगंज में मेडिकल कॉलेज में रहे थे, तो उस वक्त अमित शाह को बता देते गृह मंत्री को, राजनाथ जी भी आए हैं किशनगंज, तो कहा रक्षा मंत्री क्या कर? दोनों से इस्तीफा ले लीजिए, क्योंकि उस वक्त नीतीश जी की सरकार थी, औकात नहीं हुआ था नीतीश कुमार जी की सरकार में बोलने की कि नीतीश जी चाबुक चला देंगे। दिलीप जायसवाल के लिए आप क्या कहना? नहीं, हम यही कहते हैं कि अल्लाह उनको सद्बुद्धि दे, जो मिट्टी का खाता है उसका गाय। उसी जो 60% मुसलमान लोकल प्रतिनिधि जीत के इनको जिताया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने दिक्कत किया, अभी तक तंगड़ा लगाया हुआ है। एम्स जब रायगंज बंदा था, एम्स किशनगंज की बात है, दिलीप जायसवाल उसका साथ थे, तब समझेंगे कि, लेकिन इज्जत दिलाएगा किशनगंज और गाली दिलवाएंगे किशनगंज को। इतनी बड़ी दोगली नीति, ये तो समझ में नहीं आती। लाल कृष्ण आडवाणी से भी बड़ा निकल गए हैं कि रह रहे इंडिया में और जाके जिन्ना के मजार में सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। ये तो भाजपा की नीति ही समझ में नहीं आती है। चाहे तस्लीमुद्दीन साहब को 10 मिनिस्टर हो जाता है, 10 एमएलए महागठबंधन का जाता है, आईएएस आईपीएस जाता है, कहा नहीं बतलाए कौन बांग्लादेशी है? अरे पंचायत प्रतिनिधि से जो जीतता है, यानी हर पंचायत में उसका साहूकार रहता है, रिश्ता रहता है, ताल्लुकात रहते हैं। कितना शर्म की बात है, इस आदमी को इतना भी लज्जा नहीं है कि जिस मिट्टी ने सम्मान दिया उस मिट्टी का भी वफादार नहीं है। उम्मीद है किशनगंज की आवाम, सीमांचल की आवाम, कटिहार पूर्णिया ररिया की आवाम जरूर इंशाल्लाह इंसाफ करेगी। वक्त बहुत बलवान होता है, एक से एक लोग, जो हिजाब पे बैन किया था जो मंत्री, वो भी चुनाव हारा। ये याद रखिए, जो पहलू खान और अखलाक को जिसने मारा उसका भी टिकट कट गया था। याद रखिए, वक्त ऐसे करवट लेता है ना। लालू जी को बहुत अहंकार था
तो आज जमीन पर आ गए। नीतीश जी को भी अहंकार था तो फिर पता चल गया था, कांग्रेस को भी बहुत अहंकार था तो 2 बार से लीडर पोजीशन नहीं बन पा रही है। अहंकार में मत रहिए दिलीप जी, जिस मिट्टी का रहिए उस मिट्टी का कर्ज अदा कीजिए, वफादारी कीजिए मिट्टी से। आपका तो सब जानते ही हैं, आपका भी बहुत फाइल है हमारे पास, ऐसा नहीं कि आपका फाइल नहीं है। अगर फाइल की परतें बदलने लगेंगे ना तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान और सब पता चल जाएगा हम लोग को भी कि आपकी कितनी मोटी फाइल है। इसलिए उतना ही में रहिए, हद में रहिए और अपनी मिट्टी से कम वफादारी कीजिए। जिस किशनगंज ने इज्जत दिलाया उसके साथ वफादारी कीजिए, यही अनुरोध है। आज अख्तर उल ईमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है एम्स के लिए, देखते हैं कितना वफादारी है उस मिट्टी के लिए। किशनगंज में कितना आप केंद्र मंत्री को बोलिएगा, सबको खाना खिलाने के लिए तो रहते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं, उसी में बोल दीजिए कि एम्स की 200 एकड़ कोचा धामन में जमीन है, उसमें एम्स खुलवा दे। हर भाजपाई तो आपके यहाँ आता ही है, हर भाजपाई, जदयू वाला भी अभी भी आता है आपके यहाँ राजद वाला भी आता है। तो जरा बोलिए कि कम से कम किशनगंज के नाम पर, सीमांचल के नाम पर उस मिट्टी में एम्स खुल जाए, तब समझेंगे कि आपका दिल साफ है, तब आपका पाप का प्रायश्चित भूनेगा। इतनी बड़ी गलती, एक मंत्री के बगल में आपकी मिट्टी को कोई गाली दे और आप सह ले, इतने बड़े दरबार का दरबारी बनिएगा। अरे वक्त पलटेगा, कोई परमानेंट कोई एमएलसी भी नहीं रहता है ना कोई एमएलए रहता है। इसीलिए किशनगंज की आवाम आज तक आपको, इंशाल्लाह आने वाली आवाम कभी नहीं आपको एमपी बनाएगी, यही आपके किरदार के चलते।